ये लड़की झूठ बोल रही है। इसकी सारी बात सुनकर दादा साईं ने चीख कर कहा, जिस इज्जत के लिए उन्होंने ये सब किया था तो वो आज इनसे छीनने जा रही थी। ये झूठ नहीं कह रही। परीक्षा की बात पर किसी को भी यकीन नहीं आया, लेकिन मुबशरा बेगम की आवाज़ सुनते ही इन सबको हैरत का शदीद झटका लगा था। परी सब कुछ सच कह रही है। मुबशरा बेगम, दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? ये क्या कह रही हो? इनके करीब आकर अफान शाह ने गुर्राते कहा, मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ अफान, और मैं सच कह रही हूँ, इसीलिए मैं हवेली छोड़ कर गई थी। फ़ोन की पहली बेल पर इन्होंने नंबर देखे, तेज़ी से कॉल पिक की। हेलो, क्या हाल है? दूसरी तरफ से अफान शाह की आवाज़ सुनाई दी। अफान, काम पर जाकर तुम क्या करते हो? 3 घंटे के लिए जाते हो, जिसमें से 5 बार तो तुम मुझे ही फ़ोन कर लेते हो। अभी तो 5 मिनट पहले ही बात की थी। तुम्हारी याद आ रही थी, इसीलिए दोबारा से फ़ोन किया। तो बात कर ली है, अब मैं फ़ोन रख रही हूँ, दोबारा फ़ोन मत कीजिएगा। आयरा सो रही है, इतनी मुश्किल से सुलाया है मैंने इसे। अगर वो जागी ना तो आपको घर बुलाऊंगी, आकर फिर इसे सुलाइएगा। उन्होंने बेड पर लेटी अपनी बेटी को देखते कहा, जो अपना अंगूठा मुंह में लिए मज़े से सो रही थी। सुला दूंगा अपनी शहजादी को, लेकिन पहले तुम मेरा एक काम करो। बाबा साईं के कमरे में जाओ और इनकी वार्डरोब में एक सिल्वर कलर की फाइल होगी, वो निकाल लो। मैंने मुलाजिम भेजा है, इसके हाथ भिजवा देना। मैं इनके कमरे में जाऊं? हाँ, वो इस वक्त बाहर गए होंगे, वरना मैं इन्हें ही फ़ोन करता। मैं बाबा साईं से कह देता, मैं भाभी साईं से भी कह देता, लेकिन वो भी घर पर नहीं है। इसने ओके कहकर फ़ोन रख दिया और गहरी सांस लेकर अपनी जगह से उठ गई थी। वो आज तक अपने ससुर के कमरे में नहीं गई थी, कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी, और वैसे भी इनसे फासला बनाकर ही रखती थी, क्योंकि इसे इनकी खुद पर टिकी निगाहें अजीब लगती थी। इनके कमरे में आकर वो इनकी वार्डरोब खोलकर इसमें से फाइल ढूंढने लगी, और पता नहीं कौन कौन सी फाइल और कागजात पड़े थे। इसने ढूंढकर वो नीचे दबी वो सिल्वर फाइल निकाली, जब साथ ही कुछ कागजात इसके कदमों में आ गिरे। इसने उठाकर इन्हें वापस रखना चाहा, लेकिन इन पर लिखे हुए अल्फाज देखकर वो हैरत से अपनी जगह पर खड़ी रह गई। कुछ कागजात बहुत पुराने थे, मुड़े हुए थे, जिन पर कुछ लिखे हुए लफ्ज़ तकरीबन मिट ही चुके थे। बस कुछ लफ्ज़ हल्के हल्के नज़र आ रहे थे। अगर कुछ साफ दिख रहा था तो वो था निकाहनामा, जो जमाल शाह और वरीशा का था। प्लास्टिक कोटिंग की वजह से इसकी हालत बाकी के कागजात की तरह नहीं बदली थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? दादा साई ने झपटे के अंदाज में इसके हाथ से वो निकाहनामा छीना, जबकि इनकी आवाज़ सुनते ही वो घबरा कर पीछे हुई। वो कमरे में कब आए थे इसे पता ही नहीं चला था। क्या ये सब? तुम्हारा इससे कोई वास्ता नहीं है, निकलो मेरे कमरे से। और ये बात तुम किसी के सामने नहीं कहोगी। क्यों नहीं कहूँगी? मैं ज़रूर कहूँगी। आपके इस निकाह के बारे में सबको बताऊँगी। इनके कहने पर दादा साई का कहका कमरे में गूंजा था। मैंने तो निकाह के अलावा भी बहुत कुछ किया है। मैंने तो अपने भाई और बीवी को भी मारा है, सिर्फ इस औरत की वजह से। उन्होंने अपने हाथ में मौजूद निकाह नामे की तरफ देखा, लेकिन आज तक किसी को ये बात पता नहीं चली कि मैंने असल में इन्हें मारा था। लेकिन आज तक किसी को ये बात पता नहीं चली कि मैंने असल में इन्हें मारा क्यों था। जैसे इन्हें मार दिया, वैसे ही तुम्हें भी मार दूंगा, और फिर कोई कहानी बना दूंगा। कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतने घटिया इंसान निकलेंगे। मैं बहुत घटिया हूँ, और तुम्हारे साथ में मैं तुम्हें मारने के अलावा भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। आपको शर्म नहीं आती? मैं बहू हूँ आपकी। तुम मेरे बेटे की बीवी हो। बाकी जो औरतें इस घर में मौजूद हैं वो मेरी बहू हैं, क्योंकि वो मेरे ख़ानदान का हिस्सा है, तुम नहीं हो। मेरे बेटा कल की मिली लड़की के लिए अपने बाप को नहीं छोड़ेगा, बल्कि अपने बाप के कहने पर इस लड़की को ज़रूर छोड़ देगा। तो अगर इज्जत से यहाँ रहना चाहती हो तो अपना मुंह बंद रखना। आज पहली बारी से अपने सामने खड़े इस शख्स से खौफ आ रहा था। ये कैसी हकीकत थी जिसका इस पर इंकशाफ हुआ था? उन्होंने अफान शाह को हर बात बतानी चाही, लेकिन दिल में ये डर बैठ चुका था कि ये सब बातें इनका रिश्ता ना ख़राब कर दें। ऐसे में आयरा और आलम की मंगनी इन्हें और परेशान कर चुकी थी। अगर ये हकीकत इनके इल्म में ना आती तो वो भी इस रिश्ते पर खुश होती, लेकिन अब ऐसा नहीं था। वो बस किसी भी तरह अपनी बच्ची को इस माहौल से दूर लेकर जाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि इनका एक और रिश्ता इस खानदान के साथ जुड़े। दिल में अंदर डर बैठ चुका था। अफानचा को खोने का डर, अपनी इज्जत का डर, और इस निकाह का डर जो घर वाले आलम और आयरा का करना चाहते थे। और यही डर इन्हें इस घर से, इनके महबूब शोहर से बहुत दूर कर चुका था। अगर यही सब बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं डर गई थी। मुझे इनकी बात सच लगी थी कि आप बाप को छोड़कर मेरी बात पर क्यों यकीन करेंगे। हाँ, वो मेरा बेटा है, वो तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। अफान, तुम इस औरत की बिल्कुल मत सुनना। तुम सब जानते हो ना। दादा साहब के कहने पर परीक्षा के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आई। वो भागकर अपने कमरे में गई और 2 मिनट के बाद इसकी वापसी हुई।
हाथ में पेपर्स थे जो इसने लाते ही टेबल पर फेंक दिए थे। जो पेपर अम्मा जान आपके पास लाई थी वो फोटोकॉपी थी। शायद आज के दिन के लिए ही अम्मा जान ने मुझे ये सारे पेपर्स दिए थे। आपको पता है ये सब कुछ कितना संभाल कर रखा था। इसमें निकाहनामा, टेस्ट रिपोर्ट, हर तरह के सबूत हैं। ये देखने के बाद आपको कुछ और मेरा नहीं ख्याल ये देखने के बाद आप कुछ और कहना चाहेंगे। इसकी बात सुनते मुर्तज़ा ने टेबल पर रखे इन पेपर्स को उठाया और दादा साईं की रंगत जैसे सफ़ेद हो चुकी थी। वो ये सब को बताएगी, वो इनके वहमो गुमान में भी नहीं था। ये क्या है मुर्तज़ा? अमाद साहिब ने मुर्तज़ा के हाथ में मौजूद इन पेपर्स के बारे में पूछा, जिसके जवाब में इसने वो पेपर इनकी जानिब बढ़ा दिए थे। ये सब देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे दादा साईं? अब भी आप इस सब को झूठ करार देंगे? चाची साईं झूठ कह रही हैं, भाभी झूठ कह रही है और ये सब पेपर भी झूठ कह रहे हैं। आर्यन की संजीदा आवाज़ सुनकर दादा साईं ने अपना झुका सर उठाकर आलम को देखा, जो बेयकीनी से इन्हें देख रहा था। आलम शाह इनका लाडला पोता, इनका हर हुक्म मानने वाला। लेकिन आज ये आलम वो नहीं लग रहा था जो इनका होता था। आज इसकी आंखों में इनके लिए बहुत गुस्सा और बेयकीनी थी। देखो, तुम सब हमारी बात सुनो। इन्होंने कुछ कहना चाहा जब परीक्षा का मोबाइल बज उठा, जहां हिफ्जा कॉल कर रही थी, जिसे देखकर इसने फौरन से कॉल पिक कर ली। मुर्तज़ा इसे जिस तरह से गुस्से में ज़बरदस्ती घर से लेकर आया था, यकीनन घर में ये बात सबको परेशान कर चुकी होगी। परी, तुम प्लीज़ जल्दी से आ जाओ, बाबा को हार्ट अटैक हुआ है, वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। इसकी बात सुनकर इसने अपने शल होते हवास को काबू किया और इस अस्पताल का नाम पूछा था। मेरे बाबा हॉस्पिटलाइज्ड है, मुझे इनके पास जाना है। कॉल कट करते ही इसने भीगी आवाज़ में कहा, फिक्र मत करो, हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं, नाम बताओ। सकलैन साहिब ने इसके सर पर हाथ रखकर कहा और इसके हॉस्पिटल का नाम बताते ही आलम की तरफ देखा। आलम, गाड़ी निकालो। इनके कहने पर आलम अपना सर हिलाता बाहर चला गया। वो सब परेशानी में हॉस्पिटल पहुंचे थे। जफ़र साहिब को मेजर हार्ट अटैक आया था और इस वक्त इनकी हालत काफ़ी ख़राब थी। सब इनके लिए दुआ गो थे। इस वक्त भी वो असर की नमाज़ पढ़कर मस्जिद से निकल रहा था जब जेब में रखा इसका मोबाइल वाइब्रेट होने लगा। इसने मोबाइल जेब से निकाल कर देखा, दादा साई की कॉल आ रही थी। ये तीसरी कॉल थी जो वो इसे कर रहे थे। इससे पहले इनकी की गई कॉल्स इसने नहीं उठाई थी, लेकिन इसे ये भी पता था जब तक वो इनसे बात नहीं करेगा वो इसी तरह फ़ोन करते रहेंगे। इसलिए चंद पल सोचकर इसने कॉल पिक कर ली। कैसा है वो? इन्होंने इसके फ़ोन उठाते ही पूछा। आपको कोई फ़र्क पड़ता है? अपने दादा से इससे नाराज़ हुआ आलम। एक तल्ख मुस्कुराहट इनके लबों पर आई। दादा साईं, मैं अब तक इस बात का यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे नज़दीक तो आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान थे, लेकिन जो सच्चाई आज मेरे सामने आई है, इसने मुझे अपनी ही सोच पर अफसोस करने पर मजबूर कर दिया है कि मैं ऐसा इंसान बनना चाहता था, ऐसे इंसान पर आंखें बंद करके यकीन करता था। तुम्हें पता है आलम, तुम हमारे सबसे लाडले पोते हो। जब तुम हमारी इज्जत करते हो, हमें अदब से बुलाते हो, तो कसम से सीना चौड़ा हो जाता है। हमें खुद अपने आप पर बेहद फ़ख्र महसूस होता है जब तुम सब लोग हमारी इज्जत करते हो। लेकिन अब हमें लग रहा है हम अब तुम सब के सामने शायद नज़र भी ना उठा सके। गलती हमारी थी और हमें कभी ना कभी तो इसकी सज़ा मिलने ही वाली थी। वो सज़ा अब लिखी थी। हम बस ये कहना चाहते हैं, हम अपने बेटे का ख्याल नहीं रख सके। इस बेटे का जिसका नाम भी हमें नहीं पता। तुम लोग इसका ख्याल रख लेना। अक्सर जब हम ये बातें सोचते थे तो खुद पर बहुत अफसोस होता था, गुस्सा आता था, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि हम माजी के इन बाब को खोलना भी नहीं चाहते थे। डरते थे कि जिस इज़्ज़त के लिए ये सब किया है वो छीन ना जाए। लेकिन इस सब का भी फ़ायदा नहीं हुआ। जिस इज़्ज़त के लिए इतना सब कुछ किया था, अब वही नहीं रही। हम अपने बच्चों की नज़रों में गिर गए हैं। हो सके तो हमें माफ़ कर देना। इनकी आवाज़ रुंध चुकी थी जबकि आलम को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। दादा साईं, आप ठीक हैं? इसने बेचैनी से पूछा, लेकिन दूसरी तरफ से राब्ता कट हो चुका था। इसने अगले ही लम्हे आयरा को कॉल मिलाई। आयरा, फ़ौरन दादा साईं के पास जाओ, जाकर इन्हें देखो, इसने बेचैनी से कहा और इसकी बेचैनी देखकर वो बिना सवाल के दादा साईं के कमरे की जानिब भागी थी। जफ़र अब ठीक है, लेकिन इसे अभी तक होश नहीं आया। इसके हॉस्पिटल में आते सकलैन साहिब ने इसके करीब आकर कहा, लेकिन फिर इसकी हालत देखकर चौंक उठे थे। आलम, क्या हुआ है? सब ठीक है? दादा साईं, इन्होंने खुदकुशी कर ली है। मुलाजिमिन गांव में मौजूद हॉस्पिटल लेकर गए हैं और पता नहीं वहाँ क्या हालात हैं। हम सब अभी गांव चलते हैं, तुम फिक्र मत करो, बाबा साईं को कुछ नहीं होगा। इसकी बात सुनकर वो खुद भी घबरा चुके थे, लेकिन इस वक्त आलम की हालत ज़्यादा ख़राब लग रही थी।
गांव में मौजूद हॉस्पिटल पहुंचते ही इन्हें जो खबर मिली थी वो इनके पैरों से ज़मीन निकाल चुकी थी। आलम के फ़ोन काटते ही आयरा ने देखने जा रही थी। जब हवेली में तेज़ आवाज़ गूंजी, इसके चलते कदम मजीद तेज़ी से दादा साईं के कमरे की जानिब बढ़े थे। जब इसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो खौफ से इसके कदम वहीं जम गए थे। उन्होंने अपनी बंदूक से खुद को गोली मारी थी। मुलाजमों से कहकर वो उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने में कामयाब हुई थी। इस काम के बाद इसने आलम को फ़ोन करके यहाँ की सूरत हाल बता दी, क्योंकि सारे मर्द तो शहर जा चुके थे। जब तक वो नहीं आएंगे जब तक वो नहीं आए थे, सारे मामलात इसी ने संभाले थे। और इन सब के आने से चंद मिनट पहले ही जो कोशिश डॉक्टर कर रहे थे वो नाकाम हो चुकी थी। आज दादा साईं को गए हुए तीसरा दिन था। परीक्षा सुबह ही वापस शहर जा चुकी थी, क्योंकि जफ़र साहिब अभी तक हॉस्पिटल में मौजूद थे, जबकि बाकी के घर वालों के होते हुए भी हवेली में सकूत छाया था। किसने सोचा किसने सोचा था कि ये सब कुछ हो जाएगा। इस सब का सबसे ज़्यादा असर जिसने लिया था वो आलम था, क्योंकि वही दादा साईं के सबसे ज़्यादा करीब था। आलम, खाना क्यों नहीं खाया? इसकी आवाज़ सुनकर आलम ने चौंक कर इसकी तरफ देखा था। मैं खा चुका हूँ। कोई नहीं खाया, बस चंद वाले ही लिए थे। वो कोई खाना नहीं होता। आयरा, मुझे कुछ नहीं खाना, बस तुम मेरे पास बैठो। यहाँ आओ। इसे अपने करीब बिठाकर आलम ने इसे अपने हसार में लिया। आप ठीक हैं? हाँ, बस दादा साईं की याद आ रही थी। तुम्हें पता है आयरा, मैं इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। अपने माँ बाप से ज़्यादा करीब मैं इनके था। मेरे लिए वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अहम थे। लेकिन अब वो नहीं है। हम इनके लिए दुआ के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। आलम, आप इनके लिए दुआ करें। अपने नरम हाथों से इसने आलम के गालों पर मौजूद आंसू को साफ किया, जबकि इसकी बात पर अपना सर हिलाते मुस्कुराते आलम ने इसे मजीद सख्ती से अपने हसार में लिया था। तुमसे कुछ बात करनी है परी, बाहर चल सकती हो? इसकी आवाज़ सुनकर परीशी ने इसकी तरफ देखा। सफ़ेद रंग के कमीज शलवार में वो बहुत थका थका लग रहा था। आज जफ़र साहब ने डिस्चार्ज होकर हवेली आज जफ़र साहब ने डिस्चार्ज हो जाना था। हवेली से आए हुए आज इसे दूसरा दिन था। यहाँ रहकर भी इसका सारा ध्यान मुर्तज़ा की तरफ था। इसे इस वक्त अपनी बीवी की ज़रूरत थी, लेकिन वो यहाँ थी। ये बात सोचकर इसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। इसे अपने शौहर को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। इसीलिए इसने यही सोचा कि जफ़र साहब के डिस्चार्ज होते ही वो वापस हवेली चली जाएगी। लेकिन इससे पहले ही मुर्तज़ा अब यहाँ पर मौजूद था। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम बाहर आ जाओ। बिना इसकी बात सुने वो बाहर चला गया, जिस पर कुछ देर सोचकर वो भी बाहर चली गई। हॉस्पिटल के बाहर बेंच पर वो टांग पर टांग जमाए बैठा था। खामोशी से जाकर वो बेंच पर इससे कुछ फासले पर बैठ गई। क्या ये सब मेरी वजह से हुआ है? क्या? इसने अचंभे से कहा। तुम्हारे बाबा की जो हालत है, शायद इसका जिम्मेदार मैं हूँ। और तुम कैसे जिम्मेदार हुए इनकी हालत के? डॉक्टर ने कहा है इन्होंने किसी चीज़ का स्ट्रेस लिया है। मैंने कितना तमाशा लगाया था वहाँ, तुम्हारे घर पर किस तरह ज़बरदस्ती करके तुम्हें वहाँ से लेकर आया था। मैं बस तुम्हें घर ले जाने के लिए आया था, ताकि दादा साईं जो तुम्हारे बारे में कुछ कहने का मौका ना मिले। लेकिन फिर तुम्हें इस शख्स के इतने करीब रहकर मैं गुस्से पर काबू नहीं रख पाया। मुर्तज़ा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। परीक्षे की बात सुनकर इसने अपने घने बालों में हाथ फंसाकर गहरा सांस लिया। परी, माँ बाप क्या होते हैं मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। इनकी अहमियत क्या होती है मैं जानता हूँ। मैं बहुत छोटा था जब एक कार एक्सीडेंट में वो दोनों मुझे छोड़कर चले गए। शायद 10 साल का या 12 का, याद नहीं। इसने अपने शान उचकाए। मैं इस भरी दुनिया में अपने अपने आप को बहुत तन्हा महसूस करने लगा। सबको मेरी ये तन्हाई महसूस हो रही थी, इसलिए हर कोई मुझ पर भरपूर तवज्जो और मोहब्बत देने लगा। सब ने मुझे लाड में पाला। मैं जिस चीज़ की फरमाइश करता था इसे मेरा कर देते थे, और मेरी यही आदत तुम्हारे मामले में भी रही। मुझे तुमसे मोहब्बत हुई थी और फिर तुम मेरी ज़िद बन गई। मैं बस किसी भी तरह हमेशा अपनी पसंद की हुई चीज़ को अपनाना चाहता था, इसीलिए मुझे जो रास्ता ठीक लगा मैंने अपना लिया। तुम मेरी मोहब्बत थी और फिर तुम मेरी महरम बनी, और मुझे अपनी महरम से इश्क हो गया बेइंतहा। मैंने तुमसे ज़बरदस्ती निकाह सिर्फ इसलिए किया था ताकि मुझे ये इत्मीनान रहे कि तुम मेरी बीवी हो। इसने एक गहरी सांस अंदर की तरफ खींची। तुम अपनी ज़िद में मेरी माँ को भी बीच में ले आए थे। तुमने कहा था कि अंदाज़ा है माँ बाप क्या होते हैं, फिर भी तुमने वो एक्सीडेंट करवाया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया था। वो सब सिर्फ एक हादसा था जो किसी भी इंसान के साथ हो जाता है। मैंने बस इस सब का फ़ायदा उठाया ताकि तुम डर कर मुझसे निकाह कर लो। ये बात परिशे के लिए काफ़ी हैरान कुन थी, लेकिन मैंने जो किया था वो गलत था। मैं कौन होता हूँ तुम्हें अपनी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती शामिल करने वाला? ये तुम्हारी ज़िंदगी है और तुम्हें इस पर पूरा इख्तियार है। मैं जानता हूँ कि बस ये आज भी तुम्हारा मुंतज़र है। मैं परसों के फ़्लैट से कनाडा जा रहा हूँ।
कनाडा जा रहा हूँ। हमारे घर में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अगर तुम आ गई तो मैं यही समझूंगा कि तुमने इस शख्स अगर तुम आ गई तो मैं यही समझूंगा कि तुमने इस रिश्ते को कबूल कर लिया है। और अगर मैं नहीं आई तो तुम्हें इसे जैसे अल्फाज अदा करने मुश्किल लग रहे थे। मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। अपनी बात कहकर वो रुका नहीं था। घर के माहौल में अजीब सी खामोशी छाई थी। जफ़र साहिब घर आ चुके थे और इसे ये बात भी पता चल चुकी थी कि अम्मा जान इसकी शादी के फ़ौरन बाद जफ़र साहिब जो सारी बात बता चुकी थी। ये जानकर इनके इतने करीब दिल में मिलने की ख्वाहिश हुई, लेकिन ये सोचकर इस ख्वाहिश को दबा लिया कि दूसरी तरफ तो किसी को इस बात का इल्म भी नहीं था कि इनका एक भाई भी है। लेकिन अब सब कुछ जानने के बाद हवेली वाले ये चाहते थे कि अम्मा जान समेत सब घर वाले हवेली आ जाएं, क्योंकि इन सब की असल जगह वो हवेली ही थी। बाबा को मेडिसिन देकर वो कमरे से बाहर निकली। खुली हवा में सांस लेने लगी। जब इसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, इसने मुड़कर देखा। वहाँ वसी खड़ा था। इसकी नाक पर अभी भी हल्का सा जख्म का निशान था। मुर्तज़ा की दी हुई वो चोट अब काफ़ी कम हो चुकी थी। तुमने क्या सोचा है परी? मैंने क्या सोचा है? मैंने क्या सोचा है? इसने लापरवाही से पूछा। मुर्तज़ा है। मुर्तज़ा के बारे में? क्या तुम अब भी इसके साथ रहना चाहती हो? भूल तो नहीं गई कि वो तुम्हें किस तरह इस घर से लेकर गया था? वसी तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें चाहता हूँ परी, और मैं आज भी इस इंतज़ार में हूँ कि तुम कब मेरे पास आओगी। तुम्हें अंदाज़ा है जो तुम चाह रहे हो अगर वो हो गया तो कितने रिश्ते ख़राब हो जाएंगे। मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मुझे है। इसने एक एक लफ्ज़ को जोर देकर कहा। मैं भला क्यों अपनी बहन का घर बर्बाद करूंगी? हम दोनों सिर्फ एक दूसरे को पसंद करते थे। दरमियान में एक रिश्ता जुड़ा हुआ था। इसके अलावा हमारे दरमियान और कुछ नहीं था। फरीदा से ज़्यादा तुम्हें और कोई अच्छा साथी मिल भी नहीं सकता। बस ये चाहने से ज़्यादा चाहे जाने का एहसास ख़ास होता है, और मैं ये बात जानती हूँ। तुम भी जान लो इसकी मोहब्बत को, और मत आजमाओ। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती, हम बस दोस्त थे। करती है, तुमने कभी देखा ही नहीं वो तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। लेकिन इसने कभी इस बात का इकरार ही नहीं किया। क्या पता है वसी, मैं मुर्तज़ा को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मुझे एहसास हो चुका है वो शख्स मेरे लिए कितना अहम है। खुदा ने बिन मांगे मुझे वो शख्स दे दिया जिसकी ख्वाहिश पता नहीं कितनी लड़कियों ने की थी। मुर्तज़ा मेरे लिए खुदा का तोहफ़ा है, और मैं अब इस तोहफे की मज़ीद नाशुक्री नहीं करूँगी। मैं मुर्तज़ा के साथ खुश हूँ, जो मुझे चाहता है, और मैं भी इसे चाहने लगी हूँ। तुम भी फरीदा के साथ ज़िंदगी शुरू करो, जो तुम्हें चाहती है, और मुझे यकीन है तुम भी उसे चाहने लगोगे। इसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। इत्मीनान भरे लहजे में कहकर वो वहाँ से चली गई। इसका सारा तैयारशुदा सामान इसके सामने पड़ा था, जबकि नजरें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थी। 3 घंटे के बाद इसकी फ़्लाइट थी, और इस वक्त वो अपने घर के लॉन्च में बैठा इसका इंतज़ार कर रहा था, जबकि सोचों का रुख अपनी ही बातों की तरफ था। मैंने इससे कह दिया था कि मैं इसे छोड़ दूंगा, लेकिन क्या मैं इसे छोड़ सकता हूँ? नहीं, मुर्तज़ा शाह तो मर सकता है, लेकिन परीश शाह को छोड़ नहीं सकता। अगर इसने मुझसे अलहदगी कह दिया तो मैं क्या करूँगा? बेचैनी से कहते वो अपनी जगह से उठा, और इससे जुदा होने का ख्याल सांस रोक रहा था। वो इन्हों सोचों में गुम था जब पीछे से इसे नरम आवाज़ सुनाई दी। मुर्तज़ा। हैरत से मुड़कर इसने वहाँ खड़ी लड़की को देखा, और रुका हुआ सांस जैसे बहाल होने लगा। परी। होले से इसके लब होले से इसके लब पर हरकत हुई थी। परीशी ने मुस्कुराते से देखा, और भागते हुए ज़मीन से चंद कदम ऊंची होकर इसकी गर्दन में अपनी बाहें डालकर इसके गले लग गई। और इसके ऐसा करते ही मुर्तज़ा को एहसास हो चुका था वो कोई ख्वाब नहीं है, वो हकीकत है। अगर तुम नहीं आती तो मैं मर जाता। शुक्रिया मुझे ज़िंदगी देने के लिए। मुर्तज़ा ने इसके बालों पर अपने लब रखकर इसने मज़ीद सख्ती से इसे खुद में भींच लिया। मुर्तज़ा, तुम्हारी इतनी सख्त गिरफ्त में मेरा सांस रुक रहा है। इसने इससे दूर होने की कोशिश की, और ज़मीन से चंद कदम ऊंची होकर अपने पाँव हिलाए। इसे ऐसा करते ही मुर्तज़ा ने अपनी गिरफ्त हल्की कर दी थी। अब तुम खुद मेरे पास आई हो, अब तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगा। मैं अब तुमसे दूर जाना भी नहीं चाहती। इसके कहते ही मुर्तज़ा ने इसके बालों में हाथ फंसाकर इसके लबों को अपने लबों में कैद किया। इसकी इस हरकत पर परीशा ने सख्ती से इसका कॉलर को अपनी मुट्ठियों में भींचा था। फ़ोन बजने पर मुर्तज़ा ने इसके सांसों को आज़ाद किया, और घूर कर फ़ोन को देखने लगा, जो मुर्तज़ा का था, जिस पर इस वक्त ऑफिस वर्कर की कॉल आ रही थी। उठा लो। नहीं, कोई लाख फ़ोन करे मैं नहीं उठाऊंगा। मैं इस वक्त हम दोनों के दरमियान किसी तीसरे की मौजूदगी नहीं चाहता।
इसने नरमी से इसे अपनी बाहों में उठाया और अपने कमरे की तरफ ले जाने लगा। मुर्तज़ा तुम पिक कर लो, ज़रूरी काम भी हो सकता है। मुझे परवाह नहीं है। मुर्तज़ा ने इसे बेड पर लिटाया और फिर इसे कुछ कहता हुआ इसके लबों पर अपनी उंगली रख दी। कुछ मत कहना। इसके होठों से उंगली हटाकर वो इसके लबों पर झुक गया और इन्हें आज़ाद करके इसका चेहरा देखने लगा। सुर्ख चेहरा लिए वो गहरे गहरे सांस ले रही थी। मुर्तज़ा, इसने दोबारा खुद पर झुकते देख घबरा कर कहा, बहुत तड़पाया है तुमने मुझे, इसका हिसाब तो देना पड़ेगा। इसके कंधे से शर्ट सरका कर इसने वहां अपने लब रख दिए और इसकी गर्दन पर झुक गया। परीशा ने सख्ती से अपनी आंखें बंद की, जबकि इसकी इस हरकत पर वो मुस्कुराते हुए इसकी बंद आंखों पर अपने लब रखकर इस पे हावी होता चला गया। गहरा सांस लेकर इसने खुद को बेड पर गिराया। जब कमरे का दरवाज़ा खोलकर फरीदा दाखिल हुई, इसके गौर करने से इसे देखा। वो इतना अनजान था कि इसे इल्म ही नहीं हुआ था कि इसकी दोस्त इससे मोहब्बत करती है। खाना लाऊं वसी? इसके कहने पर वसी ने अपना सर नफ़ी में हिलाया और इसे अपने पास बुलाया। जबकि इसके बुलाने पर वह हैरान होती इसके करीब जाकर बैठी। तुम्हें पता है फरीदा, आज परी ने मुझे एक बात बताई है। क्या? कि मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत करती है। अफसोस है ये बात आपको किसी और से पता चली है। तुमने कभी मुझे बताया क्यों नहीं? मौका ही नहीं मिला, और मैं डरती भी थी ये बात जानने के बाद आप हमारी दोस्ती ना ख़त्म कर दें, क्योंकि मैं जानती थी आप हमेशा से परी को पसंद करते थे। हाँ, मैं करता था, अब भी करता हूँ। बस कोई ऐसा मौका चाहता था जिससे मैं परी और मुर्तज़ा के बीच दूरी पैदा कर दूँ। लेकिन मेरे चाहने से क्या होता है? होना तो वही है जो रब की रज़ा है, और यही रब की रज़ा थी। परी मुर्तज़ा के नसीब में थी और तुम मेरे। मैं सारी पुरानी बातों को भूल कर नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता हूँ फरीदा। वह हैरत से इसका ये बदला हुआ रूप देख रही थी। जब से शादी हुई है मेरा तुम्हारे साथ रवैया। वसी, आपने कहा था ना कि पुरानी बातों को भूल कर नई ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं, तो फिर भूल जाए इन बातों को, मत दोहराएं। मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हारे साथ ये रिश्ता ईमानदारी और खलूस के साथ निभाऊं। तुम्हें मेरी तरफ से कभी भी किसी चीज़ की शिकायत नहीं होगी। इसके माथे पर अपने लब रखकर वसी ने इसे अपने हथसार में लिया और फरीदा ने अपनी आंखों को सुकून से मूंद कर दिल में खुदा का शुक्र अदा किया जिसने इसकी मोहब्बत को आज मुकम्मल बना दिया था। 5 साल के बाद ऐसे घूर क्यों रही हो? 2 घंटे पहले मैंने फ़ोन किया था और तुम अब आ रहे हो? सॉरी जान, काम में फंस गया था। तुम गुस्सा मत करो, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मुर्तज़ा ने नरमी से अपनी नाराज़ बीवी को देखा, जो बाहर बैठी इसका इंतज़ार कर रही थी और अब इसके वहाँ पहुँचते ही इस कमरे में जा रही थी जहाँ फरीदा थी। सब पता है मुझे, मेरी कोई फ़िक्र नहीं है, बस अपने बेबी की फ़िक्र है। हाँ, बेबी की ही तो फ़िक्र है, लेकिन ये भी सच है कि बेबी से ज़्यादा अपनी बीवी की फ़िक्र है। मुर्तज़ा ने गहरी नज़रों से इसे मुर्तज़ा ने गहरी नज़रों से इसके वजूद को देखते कहा और इसके साथ ही कमरे में दाखिल हो गया, जहाँ फरीदा, ज़फ़र साहिब, अलमास बेगम, हिफ्ज़ा और वसी मौजूद थे, जबकि बाकी घर के अफराद भी इनसे मिलने के लिए आने वाले थे। इसने सबसे पहले वसी को मुबारकबाद दी और इसके बाद कॉट में लेटे हुए नन्हे से वजूद को देखा। कैसी लगी? वसी ने राय मांगना ज़रूरी समझा। माशाल्लाह बहुत प्यारी है, अपने बाप पर जो नहीं गई। इसके कहने पर वहाँ सबकी हंसी छूटी थी, जिस पर वसी सिर्फ मुंह बनाकर रह गया था। ज़फ़र साहिब के ठीक होते ही सकलैन साहिब इन सबको हवेली लेकर जा चुके थे, क्योंकि इनका यही कहना था कि ये हवेली इनकी असली जगह है और अब वो सब शाह हवेली में रहते थे, जहाँ अब पहले से ज़्यादा चहल पहल होती थी। हम हवेली नहीं जाएंगे। हॉस्पिटल से वापस पर जब गाड़ी इसके घर की तरफ जाती दिखाई दी तो परीक्षा ने अचंभे से पूछा था, नहीं, डॉक्टर ने तुम्हें वैसे भी सफ़र करने से मना किया था। हवेली से यहाँ भी मैं सिर्फ तुम्हें इस जिद पर लाया था कि तुम्हें फरीदा की बेटी देखनी है। हम यहाँ रुकेंगे, कम अज़ कम आज तो हवेली नहीं जाएंगे। इसे गाड़ी से उतार कर वो अंदर घर की जानिब ले गया। रात के किसी पहर तकलीफ से इसकी आंख खुली। इसने तकलीफ में ही मुर्तज़ा की तरफ हाथ मारा। नींद तो इसकी वैसे भी कच्ची थी। जब इन दोनों जब इन जबकि इन दिनों परीक्षा की वजह से वो नींद में भी अलर्ट होकर सोता था। इसके हाथ मारने पर वो नींद से उठा, लेकिन फिर इसकी हालत देखकर नींद भग से उड़ गई। बिना वक्त ज़ाया किए इसने परीक्षा को अपनी गोद में उठाया और तेज़ी से गाड़ी ड्राइव करता इसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। परेशानी में इसने सबसे पहले साइमा बेगम को कॉल मिलाई, क्योंकि फरीदा से मिलने की वजह से वो सब लोग इसी शहर में मौजूद थे। मैं हूँ आलम शाह, एक ज़मींदार। जरियाम शाह ने अपने डिंपल की भरपूर नुमाइश करते हुए कहा। इसने अपने साइज़ के मुताबिक लाइट येलो कलर की साथ
ब्लू जीन्स पहनी थी, जबकि परीशा के मफलर को इस स्टाइल में ओढ़ा हुआ था जिस तरह आलम अपनी शाल डालता है। मैं हूँ मुर्तज़ा शाह। मैं हूँ मुर्तज़ा शाह, शाह इंडस्ट्रीज़ का मालिक। माहिर शाह ने फ़ख्र से कहा। तुम नहीं हो मुर्तज़ा शाह, मैं हूँ मुर्तज़ा शाह। यह आवाज़ साहिर शाह की थी। तुम आर्यन शाह हो क्योंकि तुम इनके बेटे हो। हाँ तो तुम भी तो इनके बेटे हो माहिर, साहिर ने नाक चढ़ाकर कहा। कितनी बार बोला है मुझे लाला बोला करो, बड़ा हूँ मैं तुमसे। सिर्फ 4 मिनट बड़े हो, बुड़बुड़ाता है। सिर्फ 4 मिनट बड़े हो, बड़ा बड़ा होता है। वो अब अपनी राय पर कायम था। बस करो तुम दोनों, इसीलिए मैं नहीं खेलता तुम दोनों के साथ, हर वक्त लड़ते रहते हो। जरियाम शाह ने तंग आकर कहा, जिस पर वो दोनों भी अपनी खेल की तरफ मुतवज्जे हो चुके थे। बस बहुत हुआ खेल, जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ। क्यों मामी साईं, क्या हुआ है? कितनी बार बोला है ये बड़ी अम्मी है। अपने छोटे से माथे पर हाथ मारकर माहिर ने जैसे साहिर की अकल पर मातम किया था। जी नहीं, ये मामी है। नहीं, ये बड़ी अम्मी है। आयरा ने गहरा सांस लेकर इन दोनों को देखा था। साहिर और माहिर, जिनमें प्यार कम और लड़ाई ज़्यादा थी। देखने में वो दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। अगर कपड़े एक जैसे पहन लेते तो घर के अफराद भी कंफ्यूज हो जाते थे कि साहिर कौन है और माहिर कौन है। बस बस बंद करो ये बहस। खाला, चच्ची, मामी, बड़ी अम्मी, जो बोलना है बोलो, लेकिन अभी जाकर तैयार हो जाओ। तैयार किस लिए अम्मा साईं? हम खेल रहे हैं। जायम ने मुंह बनाकर अपनी माँ को देखा। तैयार इसलिए मेरे लाल क्योंकि आप सबकी प्रिंसेस आ चुकी हैं। क्या? वो तीनों एक साथ चीख मारकर वहां से भाग गए, क्योंकि उन्हें तैयार होकर अपनी प्रिंसेस के पास जाना था। हवेली में इन बच्चों को जिस चीज़ की ख्वाहिश थी वो थी एक लड़की, जिसे वो अपनी प्रिंसेस कहते, और अब इनकी प्रिंसेस आ गई थी। बाबा साईं उठ जाएं, प्रिंसेस आ गई है। वो भागता हुआ कमरे में आया और सोते हुए आलम की मूंछ खींचकर इसे जगाने लगा। तुम दोनों माँ बेटे को पता नहीं मेरी मूंछ से क्या दुश्मनी है। बाबा साईं, प्रिंसेस आ गई है, इससे मिलने जाना है, उठ जाएं। इसे दोबारा लेटे देख वो इसके पेट पर बैठकर इसे उठाने लगा, जबकि आयरा कमरे में दाखिल हुई। उठ गया हूँ मैं, खुश हो जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। ऐसी हालत में तो नहीं जाओगे ना अपनी प्रिंसेस से मिलने? जाओ अम्मा साई के पास, वो तैयार कर देंगी। अम्मा साई तैयार कर दे। बेड से उतर कर वो आयरा के करीब आया। अपनी नहीं, मेरी अम्मा साई के पास जाओ। ओह अच्छा। आलम की बात सुनते ही वो कमरे से भाग गया, क्योंकि इसे तैयार होने की जल्दी थी। इसके कमरे से जाते ही वो आयरा के करीब आया और इसे अपने साथ असार में ले लिया, जो अलमारी से अपने कपड़े निकाल रही थी। तुमने मेरी नींद खराब कर दी। मैंने कब की? आपके लाडले ने की है। लेकिन उसे भेजा तो तुमने ही होगा। हाँ, तो अगर मैं उठाने आती तो आप फिर मुझे तंग करते। वो तो मैं अब भी करूँगा। आलम, नहीं करें, जाकर तैयार हो जाएं। इसकी बात को नज़रअंदाज करके आयरा के भरे इसकी बात को नज़रअंदाज करके इसने आयरा के भरे भरे वजूद से चादर हटाई और झुक कर इसके पेट पर अपने लब रख दिए। आलम, जाने आलम, इतने प्यार से मत बोला करो, फिर मेरी नींद भी नहीं खराब होती। जाने आलम, इतने प्यार से मत बोला करो, फिर मेरी नींद नहीं, नीयत खराब हो जाती है। इसके चेहरे को अपने हाथ के प्याले में लेकर वो इसके लबों पर झुक गया था। अपनी गोद में 2 साल के शामिर को लिए वो जल्दी से कमरे से निकलकर अपनी गोद में 2 साल के शामिर को लिए वो जल्दी से कमरे से निकली। हाथ में शामिर का सारा सामान पकड़ा था, ताकि इसे जल्दी से तैयार करके आर्यन के आते ही फौरन से बाहर हॉस्पिटल के लिए निकल जाए, जो आधे घंटे का कहकर 1 घंटे में भी नहीं आया था। वहां रखे छोटे से काउच पर इसने शामिर को लेटाया और इसके कपड़े पहनाने लगी, क्योंकि इस वक्त इसने सिर्फ पैम्पर पहना हुआ था। अम्मा साईं, साहिर की आवाज़ पर इसने मुड़कर देखा और हैरत से इसका मुंह खोला, क्योंकि इसके सारे कपड़ों पर केचप गिरा हुआ था। ये क्या कर दिया? मैंने नहीं किया अम्मा साईं, ये साहिर ने मेरे ऊपर गिराया है। इसने थोड़े फासले पर खड़े माहिर की तरफ इशारा किया। नहीं अम्मा साईं, ये झूठ बोल रहा है। ये इसने खुद अपने ऊपर गिराया है, ताकि मुझ पर इल्ज़ाम लगा सके और मेरी डांट पिटे। और ये साहिर है, मैं माहिर हूँ। इसने जल्दी से सफाई दी। चलो तुम मेरे साथ दिमाग खराब चलो तुम मेरे साथ दिमाग खराब कर दिया है तुम लोगों ने मेरा। सब हॉस्पिटल जा चुके हैं, एक मैं ही इन आफतों में फंसी हूँ। साहिर का हाथ पकड़कर वो इसे लिए अंदर की जानिब गई और जल्दी जल्दी इसके कपड़े चेंज करवा कर बाहर निकली। लेकिन काउच पर अब शाहमीर नहीं था। खाली काउच को देखकर इसने परेशानी से इर्द गिर्द देखा और फिर वो इसे मिल गया। पैम्पर पहने छोटे छोटे कदमों से भागता हुआ वो बाहर की तरफ भाग रहा था, क्योंकि इसका बाप जो आ गया था। आर्यन ने झुककर इसे अपनी गोद में उठाया और इसके गाल पर प्यार किया। इधर आओ, शर्म तो नहीं आ रही? ऐसे ही पैम्पर पहने पूरे घर में घूम रहे हो।
और आप बड़ी जल्दी आ गए। इसे अपनी गोद में लेकर इसने आर्यन को घूरा। यार मुझे क्यों डांट रही हो, काम में थोड़ा फंस गया था। और इसे भी मत डांटो, तुम भी पैम्पर पहनकर पूरे घर में घूमती रहती थी। इसकी बात सुनकर कस्बा का मुंह खुला का खुला रह गया। आपको शर्म नहीं आती? मैं पैम्पर में घूमती थी और आप मुझे देखते थे। ऐसे नज़ारे कौन मिस करेगा। शरारत से इसने किस्वा को देखा और इसके चेहरे के तासुरात देखकर इसका कहका गूंजा था। बड़े बाबा, हमें भी प्रिंसेस देखनी है, शराफत से एक लाइन में खड़े होकर इन तीनों ने कहा। जिस पर मुस्कुराते मुर्तज़ा ने अपनी नन्ही सी जान को अपनी गोद में लिया और इन तीनों को बराबर बिठा दिया ताकि वो ठीक से अपनी प्रिंसेस को देख सके, जिसका इन्हें कब से इंतज़ार था। कितनी मुलायम है। जरियाम ने इसके गुलाबी गालों को छूते कहा, जिसकी आंखें बंद थी, लेकिन अचानक ही वो रोना शुरू हो गई थी और इसे रोते देखकर जरियाम घबरा चुका था। बड़े बाबा, मैंने तो कुछ नहीं किया। हाँ मेरी जान, तुमने कुछ नहीं किया, घबराओ मत। इसे घबराते देखकर मुर्तज़ा ने प्यार से कहा। लाला, इसका नाम क्या रखेंगे? किस्वा ने मुर्तज़ा की गोद से इसे लेकर कहा। मेरे ख्याल से मैं इसका यही नाम मेरे ख्याल में यही इसका नाम रख देंगे। इन्हें ही तो इतना इंतज़ार था प्रिंसेस का। इसने एक साथ बैठे साहिर, माहिर और जरियाम को देखते कहा। जमीला रख देते हैं, माहिर ने फौरन कहा, जिस पर साहिर ने मुंह बनाकर इसे देखा था। ये भी कोई नाम है रखने वाला? हम तो आसपा रखेंगे। छी, आसपा भी कोई रखने वाला नाम है? हम राइमा रखेंगे। जी नहीं, मेरे वाला नाम रखेंगे। साहिर ने अपना हाथ अपनी कमर पर रखा, जबकि अपने भाई की तरफ देखा देखी माहिर भी मैदान में आ गया था। नहीं, मेरे वाला। इन तीनों की लड़ाई देखकर मुर्तज़ा गहरी सांस लेकर रह गया। मेरा ख्याल है हम खुद इसका नाम रख लेंगे। बिल्कुल, और इसका नाम मैं रखूंगी। अब वो बच्ची आयरा की गोद में थी। वैसे इसे देखकर इसका नाम रखा जाए तो गोरी या गुलाबो अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा है। अगर तुम्हारी बेटी हुई तो इसका नाम रख लेना। आलम की बात सुनकर मुर्तज़ा ने इसे मशवरा दिया था। मैं तो बस एक बात बता रहा था कि नहीं रखना तो मत रखो। इसकी बात सुनकर वह कंधे उचका कर रह गया, जबकि इन सब की नजरें नज़रअंदाज करते आयरा बस इस बच्ची का नाम सोच रही थी, जो थोड़ी ही देर के बाद सो भी चुकी थी। और इसका बताया हुआ नाम सबको पसंद भी आया था। जब ही सब लोग जहाँ पहले से बेबी या प्रिंसेस बुला रहे थे, अब इसकी जगह नूर पुकार रहे थे। हवेली आते ही इसका शानदार इस्तकबाल हुआ। समरीन बेगम ने इसके और नूर के सर पर नोट वार कर मुलाजमों को दिए। पूरी हवेली को सजाया हुआ था, हर तरफ गुब्बारे फैले थे जिससे बच्चे खेल रहे थे, और दीवार पर वेलकम बेबी गर्ल लिखा था। और वो मुस्कुराते हुए इस सजी हुई हवेली को देख रही थी। शाह, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पूरी हवेली में देखने के बाद जब वो इसे कहीं नहीं मिला तो वो ढूंढते ढूंढते वो छत पर आ गई, जहाँ वो इसे मिल चुका था। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इस्वा का हाथ पकड़कर आर्यन ने इसे अपने करीब किया। जैसे आप तो जानते ही थे कि मैं आने वाली हूँ। बिल्कुल, मुझे पता था तुम मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ जाओगी। अच्छा, तो मैंने आपको ढूंढ लिया। अब नीचे चले, मुझे ठंड लग रही है। मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। तुम तब तक कमरे में मौजूद इन तूफानों को बाबा साई के कमरे में फेंक दो। कोई अपनी औलाद के लिए इस तरह कहता है? औलाद ही ऐसी है तो मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत गुस्सा आता है मुझे जब ये लोग मेरे रोमांस के बीच अपनी छोटी छोटी टांगे अड़ाते हैं। इसके कहने के अंदाज पर किस्वा को बेसाख्ता हंसी आई थी। मैं इन्हें चचा साई के कमरे में भिजवा भी दूंगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। वो वापस उठकर कमरे में आ जाएंगे, तो अपनी ये प्लानिंग बंद करो और नीचे चलो। तो हम नीचे ही नहीं जाते ताकि वो तूफान हमें डिस्टर्ब भी ना कर सके। आप क्यों मेरे मासूम बच्चों के पीछे पड़े हैं? इसने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा। हाँ, एक तुम और तुम्हारे बच्चे ही मासूम हैं, बस आप जालिम हैं। हाँ ये तो है। इसकी बात सुनकर बेख्तियार किस्वा के लबों से निकला, लेकिन अपनी कही बात का अंदाजा होते ही कदम पीछे की तरफ किए और भागने लगी। लेकिन इसके नीचे जाने से पहले ही आर्यन इसका हाथ पकड़कर इसे अपनी जानिब खींच चुका था। बहुत जालिम हो। मैं थोड़ा जुल्म ही कर देता हूँ। शाह नहीं, मैं बस मजाक में। इसके बाकी के लफ्ज़ को आर्यन ने अपने लबों में कैद किया और काफ़ी देर के बाद इसकी सांसों को आज़ाद किया था। आप बहुत बुरे हो। वो तो मैं हूँ। मुस्कुराते हुए इसने किस्वा को अपने सीने से लगाकर आंखें मूंदी थी। इसने जरियाम के बालों में हाथ फेरा, जो अभी कुछ देर पहले सोया था, जबकि सोते हुए इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी जो इसके गाल पर पड़ते डिंपल को नुमाया कर रही थी। आर्यन ने झुककर इसके डिंपल पर अपने लब रखे। जो अपने पीछे आती आलम की आवाज़ पर इसने चेहरा मोड़कर इसे देखा, जो अभी कमरे में आया था। ये तो गलत बात है, मेरे डिंपल पर तो तुमने कभी प्यार नहीं किया। हाँ, तो आपका डिंपल मेरे बेटे जितना प्यारा नहीं है। तुम्हारे बेटे ने ये डिंपल भी मुझसे लिया है, तो एक जैसा ही हुआ। चलो मेरे डिंपल पर भी प्यार करो।
इसे हुक्म देकर इसने अपना गाल इसके लबों के करीब किया। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैली थी और इसकी हल्की सी मुस्कुराहट में इसका गहरा डिंपल दिख रहा था। आयरा ने इसके डिंपल पर अपने लब रख दिए। आयरा नूर को देखकर अब मेरा भी दिल चाह रहा है हमारी भी बेटी हो। अपनी शॉल सोफे पर फेंक कर वो आयरा की गोद में लेट गया। ये बात तो आपने जब भी कही थी जब जरियाम होने वाला था। हाँ, और मैं ये अब भी कह रहा हूँ, जब तक कहता रहूँगा जब तक मेरी बेटी नहीं हो जाती। लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अगर अब भी बेटा हुआ तो मेरे लिए ये दोनों काफ़ी हैं। लेकिन मेरा तो इरादा है तो खुद ही करते रहिएगा और बेटी भी खुद ही पैदा कर लिएगा। आयरा ने इसे अपनी गोद से उठाना चाहा लेकिन वो इसी तरह लेटा रहा और इसकी गर्दन पर हाथ रखकर आलम ने इसका सर झटक दिया और अपनी पेशानी पर इसकी पेशानी टिका दी। मैं कैसे करूँगा, मैं तो तुमसे मुकम्मल हूँ और तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, तो इसीलिए तुम्हें ही इस काम में मेरी हेल्प करनी होगी। इसने मासूमियत से कहा जबकि इसकी बात सुनकर आयरा ने मुस्कुराते इसके माथे पर अपने लब रखे। जबकि इसका लम्स पाकर आलम ने सुकून से अपनी आंखें मूंद ली। ये कितनी प्यारी है ना मुर्तज़ा, तुमने अब देखा? नहीं, नहीं कहा आज है। अपनी जगह से उठकर वो बेड पर इसके करीब आकर लेट गया और इसकी गोद में मौजूद नूर को अपनी गोद में लिया। प्यारी कैसे नहीं होगी, मुर्तज़ा शाह की बेटी है। इसकी बात सुनकर परेशानी से घूर कर देखा। हाँ, इस दुनिया में तुम ही लाए थे। बीवी लाने का सबब तो मैं ही बना था ना। कितने बदतमीज हो तुम। शाह, तुम बेशर्म कहना चाह रही हो। शायद तुम बेशर्म कहना चाह रही हो। नहीं, मैं इससे भी बड़ा लफ्ज़ कहना चाहती हूँ लेकिन समझ नहीं आता कैसे कहूँ, क्योंकि बेशर्म लफ्ज़ तुम्हारे लिए बहुत छोटा है। अब जैसे भी हूँ तुम्हारा ही हूँ। नूर को अपने सीने पर लिटाकर इसने परीशा को अपने बाजू के हंसार में लिया था। मेरे ही रहना, तुम्हारा ही रहूंगा। इसके कहने पर परीशा ने खिलखिला कर इसे देखा और दोबारा अपना सर इसके कंधों पर रख लिया। और इसके ऐसा करते ही मुर्तज़ा ने भी सुकून से अपनी आंखें बंद की, क्योंकि इसका सुकून, इसकी ज़िंदगी, इसकी बीवी और बेटी इसके पास थे। यहाँ पर ये नावल ख़त्म होता है और आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि आपको ये नावल कैसा लगा, मेरी वॉइस ओवर कैसी लगी। मिलते हैं इसके सेकंड सीज़न में। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सीज़न में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।